रखो ऊपर रख, बाहर ले जाके कर ले। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. आगे सब लोग। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon for all. शुरू करें हम लोग। डेटा लिंक लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा लिंक लेयर में हम लोग एलएलसी पढ़ चुके हैं, एम और मैक्स सब लेयर, दोनों लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पता है। तो डेटा लिंक लेयर से जो भी सवाल होगा उस सारा जवाब हम लोग देने के स्थिति में भी हैं या नहीं है? बोलो, हैं या नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर मतलब हॉप टू हॉप डिलीवरी। ठीक है, एक तो ये डेटा लिंक लेयर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी था कि वो नेक्स्ट हॉप तक हम पहुंचा देंगे। मतलब जो इंटरमीडिएरी नोड में जो नेक्स्ट नोड होगा वहां तक का जिम्मेदारी लेगा बाय यूजिंग द मैक एड्रेस। और वहां के बाद वहां नेक्स्ट वाला जो होगा वहां का जिस राउटर पे है डिलीवर होगा वहां का जो डेटा लिंक लेयर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी नेक्स्ट हॉप के लिए। ये था डेटा लिंक लेयर का। और हम बात करते थे डेटा लिंक लेयर में, वहां डेटा लिंक लेयर में कि हम फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और फ्रेमिंग, ये तीनों अपर लेयर सब लेयर ऑफ द मैक में हो जाता था। ठीक है, लोअर सब लेयर जो था मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वहां पे एक कॉमन मीडियम, एक कॉमन चैनल सारे स्टेशन के बीच में शेयर कैसे होगा उस बारे में था, जिसमें लोग 3 तरह के प्रोटोकॉल पढ़े थे, रैंडम, कंट्रोल एंड चैनलाइजेशन। ठीक है, इतना ही था डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में जो हम लोग पढ़े और डेटा लिंक लेने पढ़े, इस बार का जो अभी जो मार्किंग हम लेंगे इससे दोनों लेयर पे होगा। पिछला अब नहीं पूछेंगे, पिछला अब हम लोग नहीं पूछेंगे, इससे दोनों लेयर पे होगा। अगर नेटवर्क लेयर का कुछ पोर्शन अगर हम कवर कर पाते हैं तब तक, तो नेटवर्क लेयर से भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर अलग मार्किंग करेंगे उसका। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर हमारा जो इथरनेट है, इथरनेट प्रोटोकॉल है जो हम लोग यूज करते हैं लैन के लिए, ये जो इथरनेट है वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है। ये दोनों पे काम करता है, तो इसको आज हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत अच्छा सवाल आता है। और इसको देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे डेटा लिंक लेयर का, और अगले क्लास में हम लोग स्विचिंग के बारे में देखेंगे और तब नेटवर्क लेयर शुरू करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इथरनेट। व्हाट इज इथरनेट? इथरनेट इज अ लैन टेक्नोलॉजी। इट इज ए वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी। ओके, तो अगर हम इथरनेट का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ उसकी बात करें, तो स्टैंडर्ड इथरनेट पहले था, उसके बाद फास्ट इथरनेट आया। स्टैंडर्ड इथरनेट का जो स्पीड जो था वो 10 Mbps के आसपास था। ठीक है, बाद में फास्ट इथरनेट आ गया 100 Mbps जो मोस्टली अभी इस्तेमाल होता है। उसके बाद गीगाबिट इथरनेट आया। ठीक है, उसके बाद 10 गीगाबिट इथरनेट आया।
उसका 100 गीगाबिट इथरनेट, ऐसे करके मेरा इवोल्यूशन हुआ इथरनेट का। ठीक है, इथरनेट जो जिसका IEEE का स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो 802.3 दिया गया है। 802.3 Ethernet is a LAN technology which is used in a different area of network like LAN and WAN, etc. Ethernet use guided media, that is the cable, to connect the computers. It was first standardized in 1980s by IEEE 802.3 standard. यहाँ पे एक चीज जो हमेशा हर जगह पढ़ने को मिलता है वो ये कि जो ओरिजिनल इथरनेट था और जो IEEE 802.3 जो स्टैंडर्ड है, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, कहने का मतलब ये कि कोई प्रोटोकॉल पहले बना, बाद में IEEE इसको स्टैंडर्ड दिया। ठीक है, जैसे हम लोग रिंग के बारे में बात करते हैं तो नहीं करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी जो था सबसे पहले IBM यूज किया और बहुत पहले से यूज कर रहा था और बहुत बाद में IEEE उसको रिव्यू किया और उसको स्टैंडर्ड दिया उसको। ठीक है, लेकिन है क्या कि इथरनेट, हाँ, इथरनेट और IEEE 802.3 में समानता इतनी है कि हम 802.3 को भी इथरनेट कहते हैं। या बहुत जगह ये भी बोला जाता है कि पुराने वाले इथरनेट को IEEE जो स्टैंडर्ड दिया तो कुछ चेंजेस किया होगा, IEEE के हिसाब से लगा होगा कि सारा का सारा चीज सही नहीं है तो कुछ चेंजेस होगा, तो बहुत नॉमिनल चेंज था और तब उसको स्टैंडर्ड दिया गया। और ये स्टैंडर्ड कब दिया गया? 1980 में, 1980s। ओके, Ethernet provides service on the physical layer, layer 1, and the data link layer, layer 2 of the OSI model reference. ठीक है, Ethernet at the data link layer, very popular LAN standard, a standard for a one persistent CSMA CD LAN। यहाँ एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि अगर हम बात करें कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए हमारा इथरनेट क्या यूज करता है, तो CSMA CD ये यूज करता है, वन परसिस्टेंट यूज करता है। वन परसिस्टेंट में क्या था, कौन बताएगा? सर कंटिन्यूअसली चेक करते रहता है कि कब मेरा रिसोर्स फ्री होगा, जब रिसोर्स फ्री होगा तब वो भेजेगा डेटा, नहीं तो वेट करते रहेगा, बार बार कंटिन्यूअसली चेक। हाँ, कंटिन्यूअस चेक करते रहेंगे हम मीडिया को और जैसे ही फ्री होगा वैसे डेटा सेंड करेंगे। CSMA CD में ये कोलिजन डिटेक्शन वाला बात था, कोलिजन डिटेक्शन। और कोलिजन डिटेक्शन वाले केस में एक्नॉलेजमेंट होता था कि नहीं होता था? कंसेप्ट था क्या एक्नॉलेजमेंट का? सॉरी सर, एक बार फिर से बोलिए सर। CSMA CD में एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट था? वहां पे कोलिजन को डिटेक्ट कर दिया जाता था, कोलिजन को डिटेक्ट कर लेते थे और जहां कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाते थे CSMA CA में, वहां पे एक्नॉलेजमेंट पे हम लोग डिपेंड रहते थे। ठीक है, यहाँ पे CSMA CD जहाँ पे हम कोलिजन डिटेक्शन करते थे और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं करते थे। एक्नॉलेजमेंट होगा तो और ट्रैफिक बढ़ेगा और हैंडल करना पड़ेगा और ज्यादा हमको कोलिजन का खतरा बढ़ेगा। ठीक है, इट्स कवर द फिजिकल लेयर एंड मैक्स सब लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ तो हो गया। इथरनेट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इथरनेट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, क्लासिकल इथरनेट एंड स्विच इथरनेट। 2 इथरनेट था, एक पहले वाला इथरनेट, एक पहले जो जो हम बोलते हैं कि पुराने सबसे पहले यूज होता था। ठीक है, इथरनेट था वो क्लासिकल इथरनेट, और अभी जो हम इथरनेट यूज करते हैं इथरनेट। ठीक है, ओके, बीच में आवाज उठाएगा, टेंशन मत लेना। ओके, क्लासिकल इथरनेट जो था वो क्लासिकल इथरनेट था हमारा बस टोपोलॉजी वाला। ठीक है, पहला जो इथरनेट था वो बस यूज करता था और ये जो बस यूज करने में जो इसी को इथर कहते थे, इसलिए इसको इथरनेट का नाम दिया गया था। ठीक है, लेगेसी इथरनेट, क्लासिकल इथरनेट। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इथरनेट
कौन इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती थी या होती है? तो यहाँ पे दो टोपोलॉजी आएगा। एक तो अब आएगा क्लासिकल इथरनेट जिसमें बस टोपोलॉजी यूज हो रहा था, और एक अभी स्विच इथरनेट जिसमें हम लोग स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। क्लासिक इथरनेट is original form of the Ethernet that provides the data rate between 3 to 10 Mbps, and the variant are commonly referred as 10 base X. ठीक है, बस टोपोलॉजी यूज, और nowadays क्लासिक इथरनेट रेयरली यूज। अच्छा एक चीज बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और टोपोलॉजी इन द इथरनेट पूछा जा रहा हो, टोपोलॉजी इन द इथरनेट पूछा जा रहा हो, और इसमें ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है जिसमें ऑल ऑफ दीज और 1 and 2 दोनों बस और स्विच दोनों को तुम करेक्ट कर पाओ, तब क्या करेंगे? मतलब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया स्टार टोपोलॉजी, और ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया नन ऑफ दीज। तब क्या करोगे? बोथ है बोथ वाला नहीं है ना कंडीशन, बस है, बस मार दे। स्टार है, रिंग है, नन ऑफ दीज है, तब क्या मारोगे? बस बस एग्जैक्टली वैसा कंडीशन होगा तो हम लोग बस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लासिकल इथरनेट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इथरनेट इस लाइन के आधार पे। ठीक है, अगर नहीं होगा ऑप्शन, अगर आप कोशिश करना कि ऑप्शन हमको बस और स्विच दोनों मिल जाए, नहीं मिलेगा तो बस को प्रायोरिटी देना है। स्विच इथरनेट में क्या होगा? स्विच इथरनेट यूज स्विचेस टू कनेक्ट टू द स्टेशन इन द लैन। यहाँ देखो, बस वाला एक ऐसा चैनल था जिसमें ये ब्रॉडकास्ट था, और हर जो डेटा जो सेंड होगा वो सबको मिलेगा, और सारा का सारा स्टेशन इसी चैनल को शेयर करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो बेटर हो गया। स्विच इथरनेट यूजेस स्विचेस टू कनेक्ट टू द स्टेशन इन द लाइन, और जो स्विच है ये स्मार्ट हब है। इट रिप्लेसेस द रिपीटर यूज्ड इन द क्लासिकल इथरनेट एंड इट अलाउज फुल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बिकॉज ऑफ द नॉन शेयरिंग मीडियम। यहाँ स्विच क्या करता था? स्विच ये करता था कि मैक एड्रेस, सारे सिस्टम का मैक एड्रेस का एक टेबल रखता था, सारे मैक एड्रेस का एक टेबल अपने अंदर स्टोर करके रखता था, और उसके किस पोर्ट पे कौन सा मैक जुड़ा हुआ है ये इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखता था। ठीक है, अब मान लो एक मैसेज आया एक पोर्ट 1 पे कि भाई ये मैसेज जो पोर्ट 1 पे आया कि इस मैक एड्रेस पे जा रहा है, तो स्विच क्या करेगा? उसके उस मैक एड्रेस को, मतलब उस डेटा पैकेट को, फ्रेम को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर मैक एड्रेस देखेगा, उस मैक एड्रेस को अपने फॉरवर्डिंग टेबल पे खोजेगा, और उसको जिस पोर्ट पे नजर आएगा उस पोर्ट पे भेजेगा, उस पोर्ट पे भेज देगा। ठीक है, तो ये सेंडर इस रिसीवर को भेज रहा है, ये सेंडर इस रिसीवर को भेज रहा है, ये सेंडर इस रिसीवर को भेज रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा स्विच तक आ रहा है, स्विच से दूसरा डायरेक्शन दे रहा है, तो हम कहेंगे ना कि नॉन शेयरिंग मीडियम जैसा काम हो रहा है। स्विच तो शेयर हो रहा है, स्विच सारा का सारा जो हमारा स्टेशन है स्विच को शेयर कर रहा है, लेकिन चैनल शेयर नहीं हो रहा है। चैनल कब शेयर होगा? जब एक ही रिसीवर हो और उसको ये तीनों भेज रहा हो। ठीक है, ये तीन स्टेशन एक ही इसको भेज रहे हो, तो तीनों का डेटा स्विच के पास जाएगा, तीनों का डेटा प्रोसेस होगा, तीनों का मैक एड्रेस देखने के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये तो पोर्ट नंबर 2 पे है, ये पोर्ट नंबर 2 पे है, तो वहां पे बारी बारी से कोलिजन रिजॉल्व करते हुए, कोलिजन ना हो वैसा करते हुए हम लोग को वो तीनों पैकेट बारी बारी से भेजा जाएगा। तो ये वाला ज्यादा सिक्योर था या ये वाला ज्यादा सिक्योर है? स्विच वाला सर ज्यादा सिक्योर है ना। स्विच वाला ज्यादा सिक्योर है, स्विच वाला ज्यादा सिक्योर है मेरा। कि जो वो ब्रॉडकास्ट में कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक आदमी अगर गलत इंटेंशन से अगर नेटवर्क में है तो सारा डेटा पैकेट वो प्रोसेस कर सकता है।
वो सारा डेटा प्रोसेस हमको मेरा प्रोटोकॉल नहीं करने देगा, लेकिन हम यहीं पे जो बैकडोर प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बैकडोर वो प्रोग्राम हम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसमें हम पोर्ट सर्फिंग कर सके, पैकेट कैच करके पैकेट पकड़ सके। मेरा पैकेट नहीं है, मेरे पास तो आ रहा है, मेरे पास आ रहा है वो, लेकिन हम ऑनेस्टी के साथ रिसीविंग एड्रेस में अपना एड्रेस नहीं देख के उसको डिस्कार्ड कर दे रहे थे, लेकिन अब हमारा इंटेंशन खराब हो गया है, तब उस पैकेट को हम पकड़ लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे ना। नेटवर्क प्रोटोकॉल के बियॉन्ड जाके सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस पैकेट को पकड़ेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि कौन किसको क्या भेज रहा था, ठीक है। लेकिन स्विच में कैसे करेंगे? सिस्टम ए सिस्टम 2 को भेजा, सिस्टम 3 को था ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि कुछ भेजा भी गया है ना, वो स्विच से उधर चला गया। तो ये हमारा स्विच इथरनेट था। ओके, ये जब हम इथरनेट की बात करते हैं तो क्या क्या वेरिएशन आया बस टोपोलॉजी का और कैसे कैसे। 80.3 10^5, उसके बाद 3A हुआ जब 10^2 हुआ, और यहाँ पे थिक कोएक्सियल कर रहे थे 83 में, उसका थिन कोएक्सियल केबल यूज करना शुरू किए। उसके बाद हम लोग यूटीपी के जो यूज किए स्टार टोपोलॉजी यूज करना शुरू किए, उसको हम लोग 3I कहते हैं। 803.3I 10^T, T मतलब ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। इसके बाद जब हुआ तो हम लोग फास्ट इथरनेट यूज करना शुरू किए, तो IEEE 802.3J यूज करने लगे, और 10^F मतलब फाइबर ऑप्टिक्स यूज करने लगे। तो ये इतना तरह का इथरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, अब इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा एरिया अगर है, हम लोग इथरनेट बोल रहे हैं कि कैंपस हो सकता है, तो कैंपस तो भाई BHU का भी हो सकता है, IT का भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस है, और उसमें हमको इथरनेट एस्टैब्लिश करना है, तो हम UTP की जगह पे हम फाइबर ऑप्टिक्स को तवज्जो देंगे और उसको कनेक्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे। यहाँ तक तो मेरा बात हो गया। अब यहाँ के बाद हम बात करेंगे कुछ चीज, जैसे फ्रेम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेट 1 परसिस्टेंस होता है, ये भी बात कर लिए। फिर हम लोग बात करेंगे क्या, फ्लो कंट्रोल कैसे होगा। फ्लो कंट्रोल हम लोग वेरिएबल जो एक क्या बोले थे उसमें कि हम लोग तीन तरह से करते थे। एक तो करते थे कि हम लेंथ लिख के भेजते थे कि भाई इतना लेंथ पैकेट हम भेजेंगे, ठीक है, फिक्स लेंथ टाइप का, वो चीज हो गया। उसके बाद वेरिएबल था। हाँ, उसके बाद एरर कंट्रोल में CRC यूज कर देंगे, एरर कंट्रोल में CRC यूज कर देंगे। फिजिकल लेयर में क्या क्या करते थे, फिजिकल लेयर में हम बात करेंगे उसका कि हम लोग UTP या STP यूज करेंगे, ठीक है, और UTP या STP यूज करेंगे। पहला चीज RJ45 यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे। और जब हम इनकोडिंग की बात करेंगे तो मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज करेंगे बस वाले में, और स्विच वाले में 3B/4B इनकोडिंग होता है वो यूज करेंगे। ये हमारा सारा का सारा इथरनेट का बात हो गया। फ्रेम फॉर्मेट में आओ बात करते हैं हम लोग। प्रेम्बल स्टार्ट फ्रेम डेलिमिटर, ये 7 बाइट का प्रेम्बल, और ये कुछ नहीं, 101010 का एक सीरीज है 7 बाइट तक, ठीक है। 7 बाइट मतलब 856 56 बिट, और 1 बाइट का स्टार्ट फ्रेम डेलिमिटर 1010, और लास्ट का 2 डिजिट 1 होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस है 6 बाइट का, और 6 बाइट का सोर्स एड्रेस है। और ये क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस नहीं होगा। लेंथ 2 बाइट पे हम बताते हैं कि हमारा पेलोड का लेंथ कितना होगा, और ये मिनिमम 46 बाइट से लेके 1500 बाइट तक का हो सकता है, और 4 बाइट का CRC होगा, ठीक। मिनिमम बाइट क्यों चाहिए, 46 बाइट क्यों चाहिए, मिनिमम क्यों चाहिए, हम रिंग की तरह और छोटा डेटा क्यों नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो, याद करो हम लोग CSM में CD में क्या पढ़े थे। CSM में CD में हम लोग कोलिजन डिटेक्शन के लिए एक आवश्यक शर्त था, वो ये था कि जो डेटा सिड कर रहा होगा
डेटा सेंडिंग के दौरान कोलिजन को डिटेक्ट कर सकता है। डेटा सेंड कर चुका रहेगा, उसके बाद अगर कोलिजन होगा तो उसको लगेगा किसी और का कोलिजन हुआ है। बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग डेटा नाउ, जस्ट आई हैव फिनिश्ड सेंडिंग डेटा एंड सम कोलिजन हैज अकर्ड, सब कोलिजन हैज अकर्ड। सो हमको कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि कोई भी स्टेशन जब तक उसका, अच्छा एक चीज और, स्टेशन 1 का डेटा लास्ट वाले स्टेशन पे जाके कोलिजन हो सकता है। सब स्टेशन चुप था, ये स्टेशन लास्ट वाले स्टेशन पर पहुंचने ही वाला था, तब तक लास्ट वाला स्टेशन चेंज किया, उसको डेटा नहीं मिला, डेटा अपना बढ़ा दिया, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के बाद कोलिजन हो गया। ठीक है, अगर मान लो डेटा पैकेट हम इतना बड़ा भेज रहे हैं, डेटा पैकेट इतना छोटा भेज रहे हैं कि हम डेटा पैकेट को नेटवर्क में डाल दिए और मेरा काम खत्म हो गया और वो डेटा पैकेट आराम से जा रहा है छोटा सा, तो हम तो पैकेट खत्म कर दिए। 10:01 पे मेरा डेटा सेंडिंग खत्म हो गया, अब हम निश्चिंत बैठ गए और 10:03 पे कोलिजन हुआ, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कोलिजन मेरे पैकेट का हुआ। ठीक है, तो उसमें यह कहा गया कि भाई जितना प्रोपगेशन टाइम होगा उसके आधार पे हम डेटा पैकेट हम चुनाव करेंगे कि डेटा जितना लंबा जो टोटल प्रोपगेशन टाइम है उसका दुगुना टाइम निकालेंगे और उतना टाइम में उतना बड़ा डेटा भेजेंगे ताकि डेटा लास्ट तक पहुंचते तक हम सेंडिंग में लगे रहें। ठीक है, ऐसा व्यवस्था किया गया था, इसीलिए उस चीज को बोला गया कि भाई 46 बाइट से कम का डेटा होगा तो डेटा पैकेट इतना छोटा हो जाएगा कि हम कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गया। प्रियम्बल पहले जो इथरनेट बना था उसमें प्रियम्बल नहीं था, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर से ही हम लोग काम कर लेते थे। ठीक है, 1010